दुनिया में एक ऐसा बॉर्डर है जो किसी नक्शे पर नहीं मिलता, जहां कोई बोर्ड नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, कोई गेट नहीं है, लेकिन अगर आप उसके गलत तरफ पहुंच गए तो आप ही नहीं, आपका पूरा देश भी बर्बाद हो सकता है। इस पार आप नॉर्मल नेशन होते हैं, आपका पैसा चलता है, ऑयल बिकता है, आपकी शिपिंग चलती है, दुनिया आपके फोन उठाती है और आप ग्लोबल सिस्टम का हिस्सा माने जाते हैं। लेकिन जिस पल आप उस इनविजिबल बॉर्डर के उस पार चले जाते हैं, सब कुछ बदलने लगता है। बैंक्स अचानक साइलेंट हो जाते हैं, इंश्योरेंस गायब हो जाता है, टैंकर्स समुद्र में भटकने लगते हैं, कैपिटल पीछे हटने लगता है और पूरा सिस्टम आपको ऐसे देखता है जैसे आप कोई कंट्री नहीं बल्कि कोई प्रॉब्लम हो जिसे मैनेज किया जाना चाहिए। यह कोई बॉम्ब नहीं, कोई मिसाइल नहीं है, फिर भी इसका असर जंग से कम नहीं होता है। या स्लो सफोकेशन है, जहां गोली नहीं चलती लेकिन सांस धीरे धीरे रोकी जाती है, जैसे वेनेजुएला की रोकी गई। अब एक अनकंफर्टेबल सवाल आपसे है, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जिन देशों के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है और गैस है और जो अमेरिका की लाइन पर नहीं चलते, वही देश अचानक आज डेंजरस, अनस्टेबल और प्रॉब्लमेटिक कैसे हो गए हैं 2025 और 26 में? ईरान, रशिया, लीबिया और अब वेनेजुएला, ये नाम संयोग नहीं है, ये उस लिस्ट के नाम हैं जहां रिजर्व्स, शिपिंग रूट्स और पॉलिटिकल सिचुएशन एक साथ टकराते हैं। तो क्या ये सिर्फ सैंक्शंस की कहानी है या ये उन देशों के लिए एक वार्निंग है जिनके पास रिसोर्सेज हैं लेकिन अलाइनमेंट नहीं है? 2026 के जनवरी की शुरुआत में वेनेजुएला को चुपचाप इसी इनविजिबल बॉर्डर के उस पार धकेल दिया गया। बाहर से देखने पर मैडुरो के अरेस्ट की न्यूज थी, लेकिन असल में यह उस बड़े सिस्टम का लाइव डेमो था जो तय करता है कि कौन एक्सेप्टेबल है और कौन इनकन्वीनिएंट है। आज के दुनिया की बातें के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे कि बॉर्डर असल में है क्या, कौन इसे खींचता है और कैसे तय होता है कि कौन एक्सेप्टेबल है और कौन इनकन्वीनिएंट। नमस्कार, मैं नीलांजन तिवारी, आप देख रहे हैं दुनिया की बातें और मैं आपको बता रहा हूं दुनिया की बातें में यूएसए और वेनेजुएला से जुड़ी ताज़ा खबर के बारे में। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मैडुरो को जब यूएस ने अरेस्ट किया तो कैरकस की उस सुबह सब कुछ नॉर्मल था। शटर्स उठ रहे थे, बस चल रही थी, रेडियो पर वही पुराने बोलेरो के गाने बज रहे थे, लोग काम पर जा रहे थे और बच्चे स्कूल की तरफ भाग रहे थे। लेकिन उसी सुबह उसी शहर में किसी ने तय कर लिया था कि निकोलस मैडुरो अब प्रेसिडेंट नहीं है, अब वह एक फाइल है। जब सिस्टम किसी इंसान को फाइल बना देता है तो न किसी वारंट की जरूरत होती है, न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और न किसी एक्स्ट्राडिशन हियरिंग की, उसे बस उठा लिया जाता है जैसे यूएस ने मैडुरो को उठाया और उसे सिस्टम में डाल दिया जाता है जेल कहकर। 2026 के जनवरी में जो भी कुछ हुआ वह किसी आदमी की गिरफ्तारी नहीं थी, वह यह दिखाने का तरीका था कि आज की दुनिया इनकन्वीनिएंट गवर्नमेंट्स के साथ क्या करती है, जैसे यूएस ने किया। मैडुरो की कहानी उस दिन शुरू नहीं हुई थी जब उसकी गिरफ्तारी हुई थी, वह उस दिन शुरू की गई थी जब वेनेजुएला को एक कंट्री नहीं बल्कि एक रिस्क एसेट की तरह देखा जाने लगा। वेनेजुएला के पास इतना ऑयल है कि दुनिया के बड़े हिस्से की एनर्जी उसी से चल सकती है, लेकिन यही ऑयल अब वेनेजुएला के लिए ब्लेसिंग नहीं रहा, लेवरेज बन गया। कैरेबियन का समुद्र पानी नहीं रहा, शिपिंग कॉरिडोर बन गया और वॉशिंगटन से उसकी दूरी सिर्फ डिसएग्रीमेंट नहीं रही, सिक्योरिटी कंसर्न बन गई। वेनेजुएला एक गवर्नमेंट नहीं रहा, वह एक मैनेजमेंट इशू बन गया जिसे अब यूएस संभालने की कोशिश कर रहा है। और मैंने एक चीज़ आपको बार बार समझाने की कोशिश की है कि आज की जियोपॉलिटिक्स मिसाइल से नहीं, बॉम्ब से नहीं, सिस्टम से चलती है। असली लड़ाई बैंक्स, इंश्योरेंस, शिपिंग परमिशंस, डॉलर एक्सेस और ट्रेड रूट से लड़ी जाती है और इस पूरी मशीन का सबसे खामोश हथियार है सैंक्शंस। और यहीं पर OFAC आता है। OFAC यूएस ट्रेजरी का एक छोटा सा ऑफिस, लेकिन उसके एक साइन से पूरे देश की सांस बदल सकती है। वही तय करता है कि कौन सा बैंक किससे पैसा चला सकता है, किस टैंकर को इंश्योरेंस मिलेगा, किस शिप को पोर्ट मिलेगा और किस करेंसी को ग्लोबल सिस्टम में जगह मिलेगी। कागज पर यह सिर्फ सैंक्शंस ऑफिस है, असल में यह इनविजिबल बॉर्डर का गेट कीपर है जिसकी मैंने शुरुआत में बात कही थी। जिसके इस पार रहना मतलब आप ग्लोबल सिस्टम में नॉर्मल है और जिसके उस पार जाना मतलब स्लो सफोकेशन, जिससे पिछले कुछ सालों से वेनेजुएला गुजर रहा है। वेनेजुएला को स्टेप बाय स्टेप इसी इनविजिबल बॉर्डर के उस पार धकेला गया। उसके टैंकर्स बिना इंश्योरेंस के रहने लगे, बैंक्स के ट्रांजैक्शंस पर सवाल उठने लगे, बायर्स डरने लगे और उसकी करेंसी आइसोलेट होने लगी। और फिर एक दिन
उस पूरे प्रेशर पाइपलाइन का आखिरी चेहरा मैडुरो बनकर मैनहट्टन की एक अदालत में खड़ा था। यूएस इसे लॉ एनफोर्समेंट कह रहा था, मैडुरो इसे किडनैपिंग कह रहा था, लेकिन असली कहानी इन्हीं दो शब्दों के बीच छुपी हुई है। ये रिजीम रिब्रांड के लिए नार्को टेररिज्म, क्रिमिनल एंटरप्राइज और ड्रग नेटवर्क जैसे शब्द सिर्फ आरोप नहीं थे जो यूएस ने मैडुरो पर लगाए थे, ये रिजाइम रिब्रांड करने की भाषा थी। यूएस को पता था कि जिस दिन किसी गवर्नमेंट को क्रिमिनल एंटरप्राइज कह दिया जाएगा उस दिन उसके खिलाफ हर कदम मॉरली जस्टिफाइड लगने लगेगा। सैंक्शंस पनिशमेंट नहीं लगेंगे, आइसोलेशन क्रुएल्टी नहीं लगेगी दुनिया को, और रिजाइम चेंज इंटरफेरेंस नहीं लगेगा। सब कुछ नेसेसरी प्रेशर बन जाएगा। और जब ये सब चल रहा था तो इसके आगे की भी प्लानिंग यूएस के पास थी। शॉक के बाद वैक्यूम नहीं छोड़ा जाता, वैक्यूम को मैनेज किया जाता है। अमेरिका ने वो भी किया। कैरकस में डेल्सी रॉड्रिगेज को ओथ दिलाई जाती है, दुनिया को मैसेज दिया जाता है कि सिस्टम इज अंडर कंट्रोल। ठीक वैसे ही जैसे पाकिस्तान में इमरान के बाद असीम मुनीर को, बांग्लादेश में शेख हसीना के बाद मोहम्मद यूनुस को शपथ दिलाकर इंटरिम चीफ बनाया गया। यह ट्रांजिशन स्टेबिलिटी का इल्यूजन देता है, लेकिन असल में यह उस मोमेंट को नॉर्मलाइज करता है जब किसी देश की राजनीतिक पहचान बदल दी जाती है। इसी दौरान स्क्रीन्स पर एक और जंग चलती है जो यूएस का एक हिस्सा था। ओल्ड वीडियोस, फेक विजुअल्स और एआई जनरेटेड क्लिप्स मैडुरो की गिरफ्तारी के नाम पर वायरल होने लगते हैं। सेलिब्रेशंस दिखाए जाते हैं, ड्रामा दिखाया जाता है ताकि दुनिया को बताया जा सके कि मैडुरो से वेनेजुएला के लोग कितने परेशान थे। और अब उसकी गिरफ्तारी के बाद जब उसको यूएस ने उठाया तो वेनेजुएला में खुशी की लहर है। परसेप्शन पहले बनता है, ट्रूथ बाद में, ये यूएस को भली भांति पता है। इसी बीच यूएन में सॉवरेनिटी की बातें शुरू हो जाती हैं और आईसीसी अपनी जांच अलग लाइन पर चलाता है। बाहर से देखने पर लगता है कि कानून काम कर रहा है, लेकिन अंदर से देखने पर तस्वीर दूसरी है। एक तरफ स्लो जस्टिस है, दूसरी तरफ फास्ट पावर है, और यही जियोपॉलिटिक्स की असली चाल दिखाई देती है। जब जरूरत होती है तो लॉ को हथियार बना लिया जाता है, और जब वही लॉ रास्ते में आता है तो उसे किनारे कर दिया जाता है। यही वजह है कि यह कहानी सिर्फ वेनेजुएला की नहीं है। ईरान, रशिया, लीबिया जैसे देश भी इसी इनविजिबल बॉर्डर से गुजरे हैं। इन सब के पास रिसोर्सेज हैं, एनर्जी है, स्ट्रेटेजिक रूट्स हैं, लेकिन अलाइनमेंट अलग है यूएस से। और जब रिसोर्सेज, शिपिंग लेन्स और पॉलिटिक्स एक साथ टकराते हैं तो सबसे पहला वार सैंक्शंस का आता है। देश को पहले प्रॉब्लम बनाया जाता है, फिर उस प्रॉब्लम को आइसोलेट किया जाता है, और फिर दुनिया को बताया जाता है कि यह सब स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है। और तब सवाल उठता है, यूएसए, यूएई और कनाडा पर यह इनविजिबल बॉर्डर क्यों नहीं खिंचता है? क्योंकि वे उसी ग्लोबल सिस्टम के अंदर हैं, उसी ट्रेड नेटवर्क, बैंकिंग रूट्स, डॉलर फ्लोज और सिक्योरिटी डील्स का हिस्सा है जिसका यूएस है। वे उस साइड पर खड़े हैं जहां यह सिस्टम बनता है, न कि वहां जहां इसे झेला जाता है। इसलिए यह वीडियो किसी एक नेता, किसी एक देश या किसी एक घटना पर नहीं है। इसका मकसद किसी को हीरो या विलन बनाना नहीं है। इसका मकसद यह है, दिखाना है कि आज की दुनिया में कैसे देश को मैनेज किया जाता है, कैसे सरकारें फाइल्स बनती हैं, कैसे पूरी की पूरी आबादी एक डिसीजन के नीचे आ जाती है जो कहीं और लिया जाता है। और यह मैडुरो की कहानी नहीं है, यह उस टेम्पलेट की कहानी है जहां पहले नैरेटिव बनाया जाता है, फिर प्रेशर बढ़ाया जाता है, फिर आइसोलेशन को नॉर्मल किया जाता है, और फिर शॉक इवेंट होता है, और आखिर में कोर्ट रूम में प्रेसिडेंट सेट किया जाता है। आज वेनेजुएला है, कल कोई और होगा, और शुरुआत क्यूबा से हो चुकी है। तब भी हेडलाइन वही रहेगी, अनस्टेबल, डेंजरस, प्रॉब्लमैटिक। खैर, आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको अगले वीडियो में जानना है कि वेनेजुएला पर हमला करके ट्रंप ने कितने कानूनों की धज्जियां उड़ाई हैं, जिस जेल में बंद है निकोलस मैडुरो, उसे धरती पर नरक क्यों कहा जाता है, क्या वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मैडुरो के पकड़े जाने से क्यूबा की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी, तो कमेंट में लिखें, हमें जानना है दुनिया की बातें। मैं आपको अगले वीडियो में ये सारी चीज़ें बताऊंगा। तब तक बने रहिए मॉलिटिक्स के साथ, मॉलिटिक्स को फॉलो करिए और हमें सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए और हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।